हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, जिन लोगों ने भी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर आप सेकेंड ईयर में हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप फ्यूचर में क्या बेस्ट ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर चुन सकते हैं आफ्टर योर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब आप लोग करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे तरीके के डाउट्स आते हैं। क्या मैं प्राइवेट नौकरी करूं, क्या मैं गवर्नमेंट साइड पर जाऊं, या फिर मुझे बीटेक करनी चाहिए। लेटरल एंट्री का एक ऑप्शन है और उसके थ्रू मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सारे कुछ आपके मन में डाउट्स चल रहे होते हैं। अगर आप आज की ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आप लोगों के ये सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें बीटेक वालों के साथ कंपीट करना है, तो हमें बीटेक जरूरी होगी करनी, तभी हम लोग एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है। पर यह सबसे बड़ा मिथ है। तो आपको किसी से कंपीट नहीं करना होता। जब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको उसी दिन क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग वो अचीव करने में एक कदम भी पीछे हटेंगे। आपको किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं करना है। बात क्लैरिटी की आ जाती है। अगर मुझे फर्स्ट ईयर में क्लैरिटी है तो मैं फर्स्ट ईयर में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के बारे में प्लान करूंगा, पूरा स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, और जब मैं एलिजिबल होऊंगा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल पाऊंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं पिछले 5+ ईयर से पढ़ा रही हूँ। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे, 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करने लग गए। उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम डिप्लोमा जस्ट इसलिए किए, हमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में भी नहीं पता था, और हमें ये बताया गया था कि अगर हम डिप्लोमा कर लेंगे उसके बाद हम एक प्राइवेट जॉब करेंगे, 10-12 हज़ार की हमारी नौकरी लगेगी और कुछ साल तक हमारा इंक्रीमेंट भी इतना अच्छा नहीं होगा और हम एक जगह पर लाइफ पर स्टक हो जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हमें एक सही रास्ता ही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट एक गाइडेंस देखने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो और आपको पता है कि आपकी फैमिली की कंडीशंस इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और मैं सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहता हूं, तो मुझे लगता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं आपको तभी सोच लेना चाहिए कि आपको एक सरकारी इंजीनियर बनना है। क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हूँ सबसे कम उम्र में, ये मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है जब मैं अपनी फैमिली को, अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्टेबल बना सकती हूँ। और वो कैसे, तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, मैं सबसे पहले डिप्लोमा स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए एक सरकारी इंजीनियर बनने का, और उसका रीजन है। उसका रीजन देखिए क्या है। क्योंकि आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करोगे, और जिस उम्र में 21, 22, 23, इस उम्र में जब सारे के सारे आपके आसपास के लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, क्या मेरे पास ऑप्शंस होंगे, उस उम्र में आप एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर बैठे होंगे। चाहे वो आरआरबी हो गया, चाहे वो एसएससी हो गया, या आपके स्टेट के जेई के एग्जाम्स हो गए। रेलवे में जॉब कर रहे होंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर होंगे, जिस उम्र में सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को देखोगे कंफ्यूज है लाइफ में क्या करें। तो अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद ये एक ऑप्शन चुनते हैं कि मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है, पहले मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूं, तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर एग्जाम। अच्छा, अब बात आती है एसएससी जेई एग्जाम, आरआरबी जेई एग्जाम, और कौन से एग्जाम्स हैं। मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो हमारे पास स्टेट में आपको हर साल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज देखने को मिलती है। क्या डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन सारे एग्जाम्स में एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी और एसएससी की। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेई की अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, और एसएससी में आपको हर साल वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। एसएससी जेई क्या है? एसएससी जेई जब आप क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का मौका मिलता है। अगर आप आरआरबी जेई एग्जाम निकालते हो तो आप इंडियन रेलवेज में काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काम मैं कहाँ करूंगा। अब सोचो, डिप्लोमा आपने किया, जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर बन गए। इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, अगर एसएससी जेई और आरआरबी जेई हर साल वैकेंसीज निकाल रहा है, आरआरबी ने वादा किया है कि वो हर साल वैकेंसी निकालेगा, और अभी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 4000+ वैकेंसीज आई हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचेस के लिए।
तो अब बात करते हैं कि एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई जो हमारा एग्जाम है, ये किस तरीके का पेपर होता है। जो एसएससी जेईई एग्जाम है, इसमें दो पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आरआरबी जेईई एग्जाम में भी आपका सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2 होता है। एसएससी जेईई में जो पहला पेपर होगा, उसमें आपका नॉन टेक का पोर्शन भी आता है और टेक्निकल भी आता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा नॉन टेक भी रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर अलग क्या है कि जब आप एसएससी जेईई का पेपर 1 देते हो, उसमें आपका जितना भी मार्क्स आएगा वो आपका सीबीटी 2 के मार्क्स में ऐड होता है। यानी कि जिसने सिलेक्शन लेना है वो पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करेगा ताकि उसके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा अच्छे बन जाए। और जो आरआरबी जेईई एग्जाम है, इसमें सीबीटी 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स सीबीटी 2 में ऐड नहीं होते। अब आपको लग रहा होगा कि सीबीटी 1 में आता क्या है, सीबीटी 2 में क्या सिलेबस है, थोड़ा वेटेज कुछ हमें पता चल जाए, तो उस पर भी बात करेंगे। अगर हम ब्रांच की बात करें, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये एलिजिबल है अलग अलग पोस्ट के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मैं एसएससी जेईई में अगर गवर्नमेंट इंजीनियर बनती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। एक है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको सीपीडब्ल्यूडी कहते हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम वर्क ऑफिस वर्क होता है और आपकी, अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिल गया, आपकी लाइफ सेटल है। इसके अलावा आप सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सारे डिपार्टमेंट्स में नौकरी पा सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और आरआरबी की बात करें तो आपको इंडियन रेलवेज में साइट पर काम करने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। परमानेंट वे इंजीनियर बनते हो तो साइट पर मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो तो यहाँ इंडियन रेलवेज के साथ आपको जॉब करने का मौका मिलता है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं एज लिमिट की। जो एसएससी जेईई एग्जाम है, इसमें एज क्राइटेरिया इज 18 to 32 ईयर्स और जो आपका आरआरबी जेईई है उसमें भी 18 से 33 साल अगर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल होते हो। और दो पेपर मैंने आपको बता दिए, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 में आता क्या है। जो एसएससी जेईई का पेपर है ना आपका, उसमें आपका जो पेपर 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के रहते हैं, 50 जनरल अवेयरनेस के रहते हैं और 100 क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग के रहते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे मेरा पेपर 1 होगा, जिसमें 2 घंटे में मुझे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। अब अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं पेपर 2 पे। और जो पेपर 2 होता है वो प्योरली, उसमें कोई नॉन टेक नहीं आता, सिर्फ आपका जो ब्रांच है, जैसे आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूं, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने एसएससी निकालना है, एटलीस्ट आपको एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। ये आपने जब सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लिया तो आप एसएससी जेईई में मतलब आपकी नौकरी लग गई, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। तो हमें क्या करना है, पेपर 1 निकालना है, पेपर 2 निकालना है और डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आपको। अब आरआरबी जेईई एग्जाम की बात करते हैं। आरआरबी जेईई एग्जाम में जो पेपर 1 है, उसमें हमारा नॉन टेक का पोर्शन रहता है और नॉन टेक में मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और जनरल साइंस पूछी जाती है। टोटल आपके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे टोटल 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम मिलता है। और जो हमारा पेपर 1 जब मैंने क्वालिफाई किया, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बस मुझे क्वालिफाई करना है। और फिर जो हमारा सेकंड पेपर होगा, उसमें कुछ पोर्शन नॉन टेक का रहता है, कुछ टेक का रहता है, तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सारी चीजें तो बता दी, पर ये नहीं बताया कि पढ़ना कैसे है, तो उस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, जब भी किसी पेपर को निकालना होता है ना, सबसे पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर हमने सही स्ट्रेटेजी अपनाई तो हम पहली बार में पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सारी बस थ्योरी पढ़ते गए कि बस हम पढ़ते जाएंगे थ्योरी और पेपर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो यानी कि जो मेरा कंप्लीट सिलेबस है एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या स्टेट जेईई एग्जाम के लिए, तो एक बार वो सिलेबस कंप्लीट करना पूरा जरूरी है। आपने थ्योरी पढ़ ली,
फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं, आरआरबी के प्रीवियस ईयर हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको अपनी कमियां पता चलती है कि मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। फिर आप उन कमियों को फिर से रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करते हो। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, ये 3 महीने की बात नहीं है कि अगर मुझे कोई पेपर निकालना है तो 3 महीने में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो दूर की बात है। तो अगर मुझे गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो इतनी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। अगर मैं पहली बार में पेपर निकालना चाहती हूँ तो ये तो मेहनत जरूरी है कि कम से कम 1 साल तो दे हम उस नौकरी के लिए, जो नौकरी मुझे जिंदगी भर और मेरी लाइफ की कंडीशंस को अच्छा करने जा रही है। क्या मैं उसके लिए 1 साल नहीं दे सकता डेडिकेटेड? तो देखिए, अब ये सारी चीजें करने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप देते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है? जिसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे हम पेपर को निकाल सकते हैं। और एक आपको आइडिया देती हूँ, जैसे जो 2025 में एसएससी जेईई की वैकेंसीज आई थी ना, तो टोटल 1312 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी सभी ब्रांच की मिलाकर। और यहाँ पर हम बात करें सिविल की, सिविल की 1300 प्लस वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 299, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की अलग से 99 और मैकेनिकल की 21। तो आपके पास ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो आप देखेंगे कब आई थी? 2025 में। तो हर साल एसएससी वैकेंसीज यहां पर निकालता है। आरआरबी जेईई में बात करें तो आरआरबी में आप अलग अलग जोन से अप्लाई करते हो, जो आपको जहां पर आप नौकरी करना प्रेफर करोगे, आप उस जोन से अपना फॉर्म फिल करते हो। तो सिविल ब्रांच की बात करूं तो 2025 में 945 वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी अभी नोटिफिकेशन आया है 1 जुलाई को 4000 प्लस वैकेंसीज 2026 में आ रही है। तो ये तो हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमें हर साल आरआरबी में भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है और एसएससी में भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। बस आरआरबी में मैंने आपको बताया कि अलग अलग जोन्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी। जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपको इसके रिगार्डिंग गाइड कर दिया जाएगा। और जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप एसएससी जेईई एग्जाम निकालते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सीपीडब्ल्यूडी है, तो सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट में आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हो। और वहीं पर हम आरआरबी जेईई एग्जाम की बात करें तो हमारे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएमए, आप सभी ब्रांच एलिजिबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। अब देखिए, बात ये आती है कि भाई ये सारा तो हो गया सिलेबस। अब मैम कह रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एडमिशन लिया है और हम पहली बार एसएससी निकालना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि मैं कॉलेज को भी मैनेज करूं और इसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी करूं? क्योंकि कॉलेज और तैयारी में कुछ डिफरेंस तो होता होगा। बिल्कुल होता है, और यही हमें जानना जरूरी है कि वो डिफरेंस क्या है। अगर मुझे तैयारी करनी है और सेमेस्टर एग्जाम निकालना है, मैं उन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करूं? और आपकी इस चीज को हेल्प करने के लिए इंजीनियर्स वाला ने अभी एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है आधार बैच। और इसका नाम आधार क्यों रखा गया है? आधार यानी कि फाउंडेशन। और ये बैच स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। और क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा अपने को ये दूसरों से कंपेयर करके कम समझते हो, पर मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को जो आपके पास स्ट्रेंथ होती है ना, वो बीटेक वालों के पास भी नहीं होती है। जो लेटरल एंट्री करके एडमिशन लेके किसी बीटेक वाले कॉलेज में जाते हैं ना बीटेक करने, तो उन्हें दिख जाता है कि आसपास के लोगों को कितनी नॉलेज है और डिप्लोमा वालों को कितनी नॉलेज है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को किसी से कंपेयर नहीं करना। बीटेक वाले अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, डिप्लोमा वाले अपने के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, आपको ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि आपने पिछले 3 साल अपने उस डिपार्टमेंट की चीजों को पढ़ रखा है, जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है। तो आपको इस चीज का तो बेनिफिट उठाना है। अच्छा, अभी मैं बीटेक की बात नहीं करूंगी, मैं कहूंगी आपने डिप्लोमा किया, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, आपको पता चल गया कि मैंने जूनियर इंजीनियर का एग्जाम निकालना है, आपको एलिजिबिलिटी बता दी, पेपर का पैटर्न बता दिया, अब मैं सेमेस्टर के साथ कैसे मैनेज करूं? तो अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जो अभी इंजीनियर्स वाला ने एक आधार बैच लॉन्च किया है। इस आधार बैच में क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर मिलने वाली है सेमेस्टर वाइज प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। यानी कि आपको ना रिकॉर्डेड सेमेस्टर की जितने भी आपकी क्लासेस होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम, जैसे कोई सेमेस्टर है, कोई एक सब्जेक्ट मुझे लगा है, सर्वे लगा है, हाईवे इंजीनियरिंग लगा है, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स को सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, तो आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी इन रिकॉर्डेड क्लासेस से कर सकते हो। इससे आपके सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर आ गए।
और इसके साथ चल रही होगी लाइव क्लास। लाइव क्लास को आपको पूरा फॉलो करना है, क्योंकि लाइव क्लास में वैसे पढ़ाया जाएगा जो जेईई एग्जाम निकालने के लिए आपको जरूरी है। वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो जेईई एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। तो यानी कि जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास में हम करेंगे तैयारी जूनियर इंजीनियर बनने की। और जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अलग से मिल रही है, उन रिकॉर्डेड क्लासेस में स्पेशली फोकस किया गया है कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम अच्छा हो जाए। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। मैंने सेमेस्टर में भी टॉप कर लिया और मैंने जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम निकाल लिया। तो यानी कि अब मुझे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है डेडिकेशन, कि आज मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं कि मैंने पेपर निकालना है और मैंने चीज़ों को सही करना है, मैं स्टेबल होना चाहता हूं, कम उम्र में इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। आज मैं पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम मोटिवेटेड हूं। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी मुझे 3 साल। इसीलिए ये जो आधार बैच है, इसका जो एक्सेस आपको मिलेगा वो 4 इयर्स के लिए मिलेगा। 4 साल क्यों? क्योंकि 3 साल तो आप साथ साथ में पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद आपको अगर रिवीजन के लिए और टाइम चाहिए तो वो एक्स्ट्रा टाइम आपको इंजीनियर्स वाला प्रोवाइड करवा रहा है। आप 3 साल में चीज़ों को, सारे सिलेबस को कवर कर लोगे हमारे एंड से। सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे हो गए, जूनियर इंजीनियर एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। और जब आप किसी पेड बैच में आते हो, वहां पर फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं। अब आपको लगेगा अरे फैकल्टी का हमें पढ़ाया हुआ समझ आएगा भी या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हर एक फैकल्टी ने कुछ कुछ लेक्चर्स बहुत सारी चीज़ों के पढ़ा रखे हैं, आप उनको देखिए। आप देखिए उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप में से कुछ लोगों को एक और डाउट है कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जो बैच यहाँ पर चलेगा उसका लैंग्वेज रहेगा बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश, यानी कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आप सबको समझ आ रही होगी, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो आपको हिंदी में बता दी जाएंगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे मैं अभी आपको वीडियो में समझा रही हूँ चीजें। तो यानी कि समझ सब कुछ आएगा। टेक्निकल एग्जैक्ट हिंदी हिंदी सारी लाइन नहीं लिखी जाएगी, टेक्निकल टर्म्स को जो इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी मैंने देखा है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, वो लोग समझ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी बैच में आते हो, आपको यहाँ पर डीपीपीज मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं। डीपीपी क्या होता है भैया? डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जब आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि चलिए इनको सॉल्व करो। अब आप उनको सॉल्व करोगे, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका वीडियो सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। जितनी मर्जी बार आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई, आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एक पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा, वो वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं, अपने को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? 1-on-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। कि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूं, पर मुझे क्या है कि मुझे न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, तो मैं न्यूमेरिकल कैसे टैकल करूं? अब मैं ये फैकल्टी से गाइडेंस लेना चाहता हूं। 1-on-1, आप बोलेंगे मेरा नाम जैसे सिमरन कपूर है, तो आप बोलेंगे मैंने सिमरन मैम से गाइडेंस लेनी है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। और ये पहली बार इंजीनियर्स वाला ने किसी बैच में ये फीचर लॉन्च किया है कि आपकी क्या दिक्कत है, उस दिक्कत के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। किसी और स्टूडेंट की दिक्कत होगी कि उसको थ्योरी याद नहीं होती होगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा। अब आपको डाउट आएंगे जब आप किसी बैच में आते हो, और अगर आपको डाउट आएंगे उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? एक तो लाइव क्लास में मिलेगा, दूसरा अगर मैं मैम लाइव क्लास बाद में देख रहा हूं, बाद में डाउट आया तो आपके पास यहाँ पर एक फीचर है जिसमें आप जिस स्लाइड में डाउट है वहां पर वो डाउट पूछ सकते हैं, और हमारी डाउट सपोर्ट टीम है अलग से जो आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी विद इन 24 to 48 आवर्स। तो यहाँ डाउट भी सॉल्व हो गए। अब स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या है कि बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती हैं, वो शॉर्ट नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट्स जिसमें आप क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपकी चीजें प्रैक्टिस होंगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आधार बैच में, जिसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जानी है तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा अगर आप इस आधार बैच के बारे में और जानना चाहते हैं। तो जो आपकी पीवाईक्यू की बुक है, आरआरबी की, एसएससी की, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक, वो सारी आपको आधार बैच के साथ मिलेगी। मैंने आपको ये बैच इसलिए बताया, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि यार मैंने पहली बार में पेपर निकालना है, मुझे पता चल जाए कि मैं कौन से एग्जाम दे सकता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो ये पूरा रोड मैप था। अब आपने इसको फॉलो किया,
आपने 3 साल डिप्लोमा में पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी और जैसे आपको गाइड किया जाए आपने वैसे पढ़ाई करी, तो पहली बार में पेपर निकल जाएगा। और जब पेपर निकलेगा और आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर आप अपना जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर बैठोगे, फिर आस-पास के लोगों को देखोगे जो आपके बारे में सोचते होंगे कि ये डिप्लोमा ही तो कर रहा है, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में बड़ा क्या कर लेगा। तो उनको एक सही जवाब आपका मिल जाएगा जब आप ये नौकरी या फिर ये जॉब क्वालीफाई कर लेते हैं, यानी कि एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मैं आज मेनली यहाँ पर हिम्मत देने आई हूँ कि यार किसी को, अपने आप को किसी से भी कम मत समझना। आप वो स्टूडेंट्स हो जो सबसे कम उम्र में एक गवर्नमेंट इंजीनियर बन सकता है, मेरी इस बात को याद रखना। और कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई बीटेक करना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले है, तो मैं पहले वो स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दूंगा। नहीं तो एक ऑप्शन होता है, मैंने 10th की, मैंने 3 साल डिप्लोमा में लगाया और फिर मैंने 3 साल बीटेक में लेटरल एंट्री में लगाया और उसके बाद फिर से जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया। तो ये भी एक ऑप्शन है, पर इससे मेरे 6 साल लग गए, 3 साल डिप्लोमा, 3 साल बीटेक, उसके बाद मैं सेम वो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का एग्जाम दे रहा हूँ। तो वो आपको अपने आप सोचना है कि आप अभी किस कंडीशन में हैं। अगर आप लोग एई एग्जाम पर टारगेट करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन चुनते हैं, पहले आप ऐसे ये अपना डिप्लोमा करोगे 3 साल, फिर बीटेक में 3 साल लगाएंगे और उसके बाद लेटरल एंट्री एडमिशन लेके बीटेक के 3 साल के बाद सेम जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देंगे। तो ये एक ऑप्शन है, जिसको जल्दबाजी नहीं है तो वो बीटेक करेगा, पर जूनियर इंजीनियर बनने के लिए बीटेक होना ज़रूरी नहीं है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अभी जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, टेलीग्राम पर सिमरन मैम पीडब्ल्यू सर्च कीजिएगा, आपको मैं और गाइड करूंगी। आप जो भी जानना चाहेंगे, सिमरन मैम पीडब्ल्यू आपने सर्च करना है टेलीग्राम पर। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप डिप्लोमा के कौन से ईयर में हैं और कौन सी ब्रांच है आपकी, और आप क्या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब आपने चुनी, आपने क्या सोचा था कि क्या इंजीनियरिंग करके मैं करूंगा। कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप कौन से ईयर में हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी मिलेंगे इसी सेम चैनल पर किसी और वीडियो के साथ, जिसमें आपके बाकी के सवालों का आंसर किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।